जब मेरी मंगेतर ने फ़ोन पर कहा कि वह अपने पहले प्यार के बच्चे की माँ बनने वाली है, तो मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी इससे ज़्यादा बुरी नहीं हो सकती। लेकिन फिर मेरी नज़र उस फरारी चलाने वाली लड़की पर पड़ी और तब मुझे समझ आया कि असली पागलपन क्या होता है। उसने बिना कुछ कहे मुझे कार में धक्का देकर बैठा दिया और तेज़ रफ्तार से सीधे मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस की ओर निकल पड़ी। आज शादी रजिस्टर नहीं करवाई तो मैं तुम्हें बांध कर अपने घर ले जाऊंगी। मैं अवाक रह गया। सॉरी, तुम्हें अचानक इस सब में घसीट लिया। उसने मुझे घूर कर देखा। उसकी नज़रों में हल्की सी नाराज़गी और शिकायत थी। सच कहूं तो मैं तुमसे तंग आ चुकी हूं। 8 साल तक तुम्हारा पीछा किया, लेकिन तुमने कभी मुझे गंभीरता से नहीं लिया और अब अचानक मुझे शादी के लिए बुला रहे हो। मैं कुछ कहने ही वाला था कि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे खींचते हुए रजिस्ट्रेशन ऑफिस के अंदर ले जाने लगी। मैं रास्ते में 2 रेड लाइट तोड़ते हुए घर पहुंचा और अपना परिवार, रजिस्टर, हुक्का लेकर वापस दौड़ा। अब सोचने जैसा क्या बचा है? मेरे साथ अंदर चलो। करीब 20 मिनट बाद हम दोनों हाथ में बिल्कुल नया विवाह प्रमाण पत्र लेकर बाहर निकले। वह मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराई। उसके होंठों पर जीत की चमक साफ दिखाई दे रही थी। अब तुम मेरे हो। मैंने धीरे से उसका हाथ हटाया और शादी का प्रमाण पत्र मजबूती से पकड़ लिया। आज रात मुझे एक बार घर वापस जाना होगा। यह सुनते ही शेन रोशी के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। ऐसा लगा मानो आसपास की हवा भी ठंडी पड़ गई हो। अब तुम मेरे पति हो, फिर भी सुयूचिंग से मिलने वापस जाना चाहते हो? मैंने गहरी सांस ली। मैं सिर्फ अपना सामान लेने जा रहा हूं। आज के बाद मेरा और उसका कोई रिश्ता नहीं रहेगा। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे की सख्ती थोड़ी कम हुई। उधर सुयू चिंग पूरी रात घर वापस नहीं लौटी थी। अगली सुबह खिड़की से आती धूप बैठक के फर्श पर बिखर रही थी। तभी सुयू सिंह घर लौटी। उसके हाथों में खरीदारी के कई बड़े बड़े बैग थे। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसकी आंखों में घृणा भर गई, मानो कोई गंदी चीज देख ली हो। तुम्हें कमरे में सिगरेट पीने की इजाजत किसने दी? तुमने मुझसे वादा किया था कि धूम्रपान छोड़ दोगे। क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं अब गर्भवती हूं? कभी सुयूनचिंग के लिए मैंने बिना एक पल सोचे सिगरेट छोड़ दी थी, लेकिन कल का तनाव इतना ज्यादा था कि मैं खुद को रोक नहीं पाया और सिगरेट का एक पैकेट खरीद लाया। मैंने लापरवाही से उसकी तरफ देखा और धुएं का एक छल्ला उसकी ओर छोड़ते हुए कहा, अपनी कंपनी को बचाने के लिए तुमने भी काफी बड़ा त्याग किया है ना? वह गुस्से से तमतमाती हुई मेरी तरफ दौड़ी और एक झटके में मेरे हाथ से सिगरेट छीनकर जमीन पर गिरा दी। क्या तुम जानबूझकर मुझे परेशान करना चाहते हो? तुम इतने छोटे दिल के क्यों हो? मैं और यीफेंग शादी करने वाले हैं। तुम मानो या ना मानो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हल्के से मुस्कुराया। किसने कहा कि मैं इस शादी के खिलाफ हूं? परिवार रजिस्टर तो बेडसाइड टेबल के तीसरे दराज में रखा है। मैं जितना ज्यादा बेपरवाह दिख रहा था, उतना ही उसे शक हो रहा था कि मैं पीछे से कोई चाल चलने वाला हूं। उसकी जरूरत से ज्यादा सावधानी देखकर मुझे हंसी आ रही थी। मैं खुद कमरे में गया, उसका परिवार रजिस्टर निकालकर उसके हाथ में दे दिया। फिर मुस्कुराते हुए बोला, मैं समझता हूं, आखिर ये सब सिर्फ एक नाटक ही तो है, और जब नाटक करना हो तो उसे पूरी तरह निभाना चाहिए, है ना? उसके चेहरे पर अविश्वास साफ झलक रहा था, लेकिन अगले ही पल वह खुशी से खिल उठी। उसने मुझे गले लगाकर कहा, मुझे पता था कि तुम मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो। चिंता मत करो, मैं जल्द ही तलाक लेकर तुमसे शादी करूंगी। मेरे गाल पर एक औपचारिक सा चुंबन देकर वह जल्दी जल्दी बाहर निकल गई। बिना सोचे ही समझ आ रहा था कि वह जियांग यीफेंग के साथ शादी का रजिस्ट्रेशन कराने जा रही है। मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद। तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। ये तुम्हारे लिए मेरा उपहार है, पसंद आया? वह खुद तो आने की भी फुर्सत नहीं निकाल पाई थी, फिर भी इसे अपनी भावनाओं का प्रतीक बता रही थी। मैंने बिना किसी झिझक के उस टाई को उठाकर कूड़ेदान में फेंक दिया। आखिर दुल्हन बदल चुकी थी, और जब दुल्हन बदल जाए तो बहुत सी तैयारियां भी बदलनी पड़ती हैं। अपनी शादी की तैयारियों के लिए मुझे अभी कई काम निपटाने थे, इसलिए मैं तुरंत अपनी नई शादी की तैयारियों में जुटने ही वाला था कि तभी तभी सुयूचिंग ने वीडियो कॉल किया। मैंने कॉल उठाई।
लेकिन स्क्रीन पर जो व्यक्ति दिखाई दिया वह सुयूचिंग नहीं, बल्कि जियांग यीफेंग था। उसने बेहद शानदार कस्टम मेड सूट पहन रखा था। एक नज़र में ही समझ आ रहा था कि उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होगी। उसके चेहरे पर फैली आत्मविश्वास भरी मुस्कान मानो अपनी जीत का प्रदर्शन कर रही थी। लू भैया, धन्यवाद। आपने मेरी माँ की इच्छा पूरी करने में बहुत मदद की। वैसे टाई मिल गई ना? असल में ये टाई यूचिंग ने मेरे लिए खरीदी थी, लेकिन मेरे कस्टम सूट के साथ मैच नहीं कर रही थी। वो हमेशा ऐसी ही है, थोड़ी भोली और लापरवाह। उसकी आवाज़ घमंड और तिरस्कार से भरी हुई थी। सुना है कि तुम्हारे पास ढंग की एक भी टाई नहीं है, इसलिए मैंने उससे कहा कि इसे तुम्हें ही दे दे। उम्मीद है कि तुम इसे पहनकर हमारी शादी में ज़रूर आओगे। उसने थोड़ी देर रुककर होठों पर व्यंग्य भरी मुस्कान लाई और आगे कहा, वैसे भी वह तुम्हारे लायक नहीं है। मैं अभी कॉल काटने ही वाला था कि तभी जियांग यीफेंग की चिकनी चुपड़ी आवाज़ फिर से कानों में भिनभिनाने लगी। हाँ, और एक बात, लू भाई, सुयू सिंह ने कहा है कि उसकी वेडिंग ड्रेस घर ले आना। ये सुनते ही मेरा दिल जोर से धड़क उठा। वह वेडिंग ड्रेस मैंने खुद उसके लिए डिज़ाइन की थी। उसके हर लेस, हर कढ़ाई और हर छोटे बड़े विवरण में मेरी मेहनत और भावनाएं बसी हुई थीं। वह ड्रेस पूरे 7 साल तक ब्राइडल शॉप में टंगी रही थी। अब आखिरकार सुयू सिंह उसे पहनने वाली थी। लेकिन दुल्हन तो वही थी, दूल्हा कोई और। अनजाने में मेरी पकड़ फोन पर और कस गई। उंगलियों की गांठें सफेद पड़ गईं। मैंने ठंडी हंसी के साथ कहा, वह उस वेडिंग ड्रेस को पहनने के लायक ही नहीं है जिसके लिए मैंने अपना दिल और सालों की मेहनत लगा दी थी। ये कहकर मैंने बिना एक पल की झिझक के फोन काट दिया और तेजी से ब्राइडल शॉप की ओर निकल पड़ा। जैसे ही मैं दुकान के अंदर दाखिल हुआ, मेरी नज़र तुरंत एक दुल्हन के जोड़े में सजी उस लड़की पर जा टिकी। वह सुयू सिंह थी। वह जियांग यीफेंग की बाहों में सिमटी हुई थी और उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। दोनों अपनी वेडिंग फोटोशूट करा रहे थे। पास खड़े दूसरे जोड़ों की तारीफें भी लगातार सुनाई दे रही थीं। वाह, ये वेडिंग ड्रेस कितनी खूबसूरत है। इसकी सिर्फ एक ही पीस क्यों है? ये सुनकर सुयू चिंग ने गर्व से जियांग यीफेंग की ओर इशारा किया और मुस्कुराते हुए बोली, क्योंकि ये मेरे पति ने खास मेरे लिए डिज़ाइन की है। इसे बनाने में पूरे 7 साल लगे हैं। फिर उसने प्यार भरी नज़रों से जियांग यीफेंग को देखा और कहा, थैंक यू मेरे पति, आई लव यू। वह शर्माते हुए जियांग यीफेंग से अपने प्यार का इजहार करने लगी। मेरी आंखें धीरे धीरे ठंडी पड़ गईं। मैं इससे पहले भी इस वेडिंग ड्रेस को न जाने कितनी बार देख चुका था। हर बार सुयू सिंह इसमें कोई न कोई कमी निकाल देती थी। कभी डिज़ाइन पसंद नहीं आता, कभी फिटिंग, तो कभी कोई और बहाना। अब जाकर मुझे समझ आया कि समस्या ड्रेस में नहीं थी। समस्या उस इंसान में थी जो उसे यह ड्रेस पहनाने वाला था। तभी जियांग यीफेंग की नज़र मुझ पर पड़ी, जो अभी अभी दुकान में दाखिल हुआ था। उसके होंठों पर एक उकसाने वाली मुस्कान उभर आई। वह सुयूचिंग को अपनी बाहों में लेकर बोला, नहीं बेबी, मुझे ही तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम्हें अपनी पत्नी बनाना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था। धन्यवाद, तुमने मेरा यह सपना पूरा कर दिया। उसकी बात सुनते ही सुयुचिंग की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने भावुक होकर कहा, ऐसा मत कहो। अगर तुम विदेश नहीं गए होते तो मुझे शुरू से ही तुमसे शादी करनी चाहिए थी। तुमसे शादी करना भी मेरी जिंदगी का एकमात्र सपना था। मैंने लू चेन को सिर्फ तभी चुना था जब मुझे लगा कि तुम मुझे नहीं चाहते। उसे बस तुम्हारी जगह भरने के लिए चुना था। वैसे भी वो बेवकूफ़ आशिक तो जिंदगी भर मेरा इंतज़ार करेगा। वह जियांग यीफेंग की बाहों में सिर रखकर रो रही थी। दूल्हा दुल्हन, कैमरे की तरफ देखिए, फोटोग्राफर की आवाज़ गूंजी। दोनों नवविवाहित अपने अपने शादी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हाथ में लेकर कैमरे की ओर मुड़े। नया नया लाल रंग का विवाह प्रमाण पत्र आंखों में चुभ रहा था। जियांग यीफेंग की बाहों में सिमटी सू युचिंग की नज़र आखिरकार मुझ पर पड़ी। मैं दूर खड़ा उन्हें ठंडी निगाहों से देख रहा था। लू चेन, तुम यहाँ क्या करने आए हो? उसने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। मैंने बेरुखी से जवाब दिया, मैं अपनी शादी की ड्रेस लेने आया हूँ। मैं और यी फेंग वेडिंग फोटोशूट करवा रहे हैं। यहाँ आकर तमाशा मत करो। सुयू चिंग ने नाराजगी से कहा। मैंने उसकी बात बीच में ही काट दी।
अगर तुम लोग खरीद नहीं सकते तो किराए पर ही ले लो। तुमने मेरी डिज़ाइन की हुई वेडिंग ड्रेस पहन ली, उसके पैसे दिए हैं? सुयूचिंग को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। क्या कहा तुमने? यह तो वो वेडिंग ड्रेस है जो तुमने मेरे लिए डिज़ाइन की थी, और अब मुझसे ही पैसे मांग रहे हो? नहीं, यह ड्रेस मेरी होने वाली दुल्हन के लिए डिज़ाइन की गई थी, और वो तुम नहीं हो। मेरी आवाज़ बर्फ की तरह ठंडी थी। सुयूचिंग ने तिरस्कार भरी हंसी के साथ कहा, लगता है तुम सच में पैसों के लिए पागल हो गए हो। बताओ, कितने पैसे चाहिए? ये कहते हुए उसने अपना पर्स खोलकर पैसे निकालने शुरू कर दिए। मैंने उसे नफरत भरी नज़र से देखा। मुझे तुम्हारे गंदे पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम इस ड्रेस को पहनने के लायक ही नहीं हो। फिर मैंने नाराज होकर दुकान के मालिक की तरफ देखा और कहा, बॉस, मेरी इजाज़त के बिना आपने किसी और को मेरी वेडिंग ड्रेस पहनने कैसे दे दी? मुझे और सुयूचिंग को आमने सामने टकराते देख दुकान का मालिक बुरी तरह असमंजस में पड़ गया। दरअसल पहले हमेशा मिस सू ही आकर ये ड्रेस ट्राई करती थीं, इसलिए मिस सू, ये वेडिंग ड्रेस मिस्टर लू की है, क्यों ना आप पहले इसे उतार दें? मालिक ने बहुत सावधानी से कहा। नहीं, ये वेडिंग ड्रेस मेरी है। सु यू सिंह जिद पर उतर आई। उसे इस तरह हट करते देख मैं आगे बढ़ा और ड्रेस उतारने लगा। सु यू सिंह घबरा गई और तुरंत अपने सीने को ढकते हुए चिल्लाई, तुम क्या कर रहे हो? बदतमीजी कर रहे हो क्या? फिर उसने मदद के लिए पुकारा। उसी समय जियांग यीफेंग ने आदेश दिया, इसे सबक सिखाओ। उसके आदेश देते ही 7-8 हट्टे कट्टे आदमी अंदर घुस आए और मुझ पर टूट पड़े। उन्होंने मुझे घेर कर बेरहमी से मुक्कों और लातों से पीटना शुरू कर दिया। असल में उसने मुझे जानबूझकर वहां फंसाया था। उसने पहले से ही अपने लोगों को वहां तैनात कर रखा था और बस मेरे गुस्से में आकर हाथ उठाने का इंतजार कर रही थी। जब आसपास के लोगों ने पूछा कि मामला क्या है, तो सुयूचिंग ने तुरंत कहा, मैं इस आदमी को नहीं जानती। ये गुंडागर्दी कर रहा था और मेरे कपड़े फाड़ने की कोशिश कर रहा था। मैंने फटी हुई शादी की ड्रेस के टुकड़ों को अपनी बाहों में कसकर पकड़ रखा था। उन टुकड़ों को बचाने की कोशिश करते हुए मैं चुपचाप उन लोगों की मार सहता रहा। आखिरकार मालिक चेन ने आगे आकर उन गुंडों को वहां से भगाया और मेरी जान बचाई। उस समय तक मेरा चेहरा सूज चुका था और मैं बुरी तरह घायल हो गया था। सु यूचिंग और जियांग यीफेंग तो कब के वहां से जा चुके थे। मैं उस बुरी तरह फटी हुई शादी की ड्रेस को लेकर लंगड़ाता हुआ और दर्द से कराहता हुआ घर लौट आया। देर रात सुयूचिंग का फोन आया। उसने मेरी कोई चिंता नहीं की। फोन उठाते ही उसने मुझे डांटना शुरू कर दिया। आज तुमने मेरी कितनी बेइज्जती करवा दी। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, शादी वाले दिन कोई हंगामा मत करना, वरना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैंने दर्द सहते हुए जवाब दिया, चिंता मत करो, मैं और मेरा परिवार तुम्हारी शादी में बिल्कुल नहीं आएंगे। वह बोली, अगर पहले ही ऐसा सोच लिया होता तो ये सब झेलना नहीं पड़ता। बेवजह खुद ही मुसीबत मोल ली। फिर उसने आदेश देने वाले लहजे में कहा, जल्दी से एक नई वेडिंग ड्रेस तैयार करवा दो, नहीं तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। इतना कहकर सुयूचिंग ने फोन काट दिया। मैं अकेला बैठा अपने घावों की मरहम पट्टी करने लगा। तभी मेज पर रखा मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, शेन रुओशी। जैसे ही मैंने कॉल रिसीव की, दूसरी तरफ से उसकी शिकायत भरी आवाज आई, आज तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा और सु यूचिंग का पुराना प्यार फिर से जाग गया हो? उसने नाराजगी में कहा। मैं कड़वी मुस्कान के साथ बोला, असल में मैं तुम्हारे लिए शादी का लहंगा चुनने जाना चाहता था, लेकिन बीच में एक हादसा हो गया। शेन रोशी ने धीरे से कहा, मैंने तो सब कुछ पहले ही तैयार कर रखा है। हमारी शादी के लिए मैं 8 साल से तैयारी कर रही हूँ। मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, बस तुम्हारी कमी थी। उसकी बात सुनकर अचानक मुझे लगा कि मेरी चोटों से ज़्यादा दर्द मेरी आंखों में हो रहा है। तब मुझे एहसास हुआ कि इस दुनिया में सचमुच कोई ऐसा भी है जिसने मेरी तरह 8 साल का इंतज़ार किया है। उसने उन 8 सालों को धैर्य और प्यार से मिठास में बदल दिया था। लेकिन जिंदगी की सच्चाइयों के झटकों ने उस मिठास को धीरे धीरे कड़वाहट में बदलना शुरू कर दिया। फिर भी इसमें मेरा भी क्या दोष था? आखिर मैं सुयुसिंग से इतनी गहराई से, इतनी शिद्दत से प्यार करता था कि उसे पूरी तरह भुला पाना मेरे लिए आसान नहीं था। कुछ साल पहले की बात है, वह एक ऐसी कली की तरह थी जो अभी पूरी तरह खिली नहीं थी। भोली, मासूम, लेकिन भीतर से बेहद जिद्दी।
उस समय वह अपने ऊपर ठीक से फिट न होने वाला सूट पहनकर मंच पर खड़ी होती थी। भाषण देते हुए उसकी उंगलियां तक हल्के हल्के कांपती थीं। उद्योग में उसे वरिष्ठ होने के नाते मैंने बैठक खत्म होने के बाद उसकी प्रस्तुति की 3 महत्वपूर्ण कमियां बताईं। बाद में उसने मुझे खाने पर बुलाया। हम एक छोटे से, मुश्किल से 20 वर्ग मीटर के रेस्तरां में बैठे थे। वह दोनों हाथों से एक गर्म सूप का कटोरा थामे हुए थी। उठती भाप से उसका चेहरा हल्का सा लाल हो गया था। उसने दृढ़ नज़र से मेरी ओर देखते हुए कहा, मैं सू ग्रुप को फिर से खड़ा करके दिखाऊंगी। मैं उसके उस आत्मविश्वास से भरे चेहरे को देखता रहा। उस पल ऐसा लगा मानो कोई गर्माहट भरी लहर मेरे दिल को हल्के से छू कर गुजर गई हो। मुझे अचानक महसूस हुआ कि इस लड़की की जिद भी कितनी प्यारी है। उस दिन के बाद हमारे रिश्ते में धीरे धीरे एक अलग ही नज़ाकत और नज़दीकी आने लगी। वह देर रात ओवरटाइम के दौरान मेरे लिए खाना लेकर आती और मैं भी उसके साथ बैठकर आधी रात तक प्रोजेक्ट की योजनाओं में सुधार करता रहता। कॉफ़ी की उस साझा खुशबू के बीच पता ही नहीं चला कि कब हमारे हाथ एक दूसरे से जुड़ गए। वह कॉफ़ी की महक मानो हमारे प्यार की उत्प्रेरक बन गई थी, जो हमारे दिलों को धीरे धीरे और करीब लाती जा रही थी। लेकिन यह खूबसूरत दौर ज़्यादा समय तक नहीं चला। जब जियांग यीफेंग करोड़ों की निवेश राशि लेकर विदेश से वापस लौटा, तब सब कुछ बदलने लगा। सुयू सिंह अब अक्सर आलीशान क्लबों और हाई प्रोफाइल जगहों पर जाने लगी। फ़ोन पर बात करते समय भी वह हमेशा मुझसे थोड़ा दूर हट जाती, जैसे मुझसे कुछ छिपा रही हो। कभी तेल के दागों से सनी उसकी जीन्स की जगह अब महंगे डिजाइनर गाउन ने ले ली थी। उसके इस बदलाव ने मुझे बेचैन कर दिया था, लेकिन मुझे हमेशा विश्वास था कि हमारे बीच का प्यार अटूट है। लेकिन फिर वह दिन आया जब मुझे एहसास हुआ कि मैं पूरी तरह गलत था। क्या सोच रहे हो? शेन रोशी की आवाज़ किसी मधुर संगीत की तरह मेरे कानों में गूंजी और मुझे यादों की गहरी खाई से बाहर खींच लाई। मैंने अपनी जेब में रखे उस मुड़े तुड़े शादी के जोड़े के टुकड़े को छुआ। वह कभी मेरे प्यार और भविष्य के सपनों की निशानी था, लेकिन अब वह भी मेरी उम्मीदों की तरह बिखर चुका था। अचानक मेरे होंठों पर एक मुस्कान आ गई, मगर उस मुस्कान में खुशी नहीं, बल्कि गहरी कड़वाहट और टूटे हुए दिल का दर्द छिपा था। मेरे होंठों पर एक कड़वी मुस्कान थी। यही सोच रहा था कि अच्छा हुआ मैं तुम्हें खोने से बच गया। मैंने तय कर लिया था कि घर लौटकर पारिवारिक कारोबार संभालूंगा, शेन रुओशी से शादी करूंगा और सु यूचिंग से हमेशा के लिए सारे रिश्ते तोड़ दूंगा। लेकिन तभी मेरे फ़ोन पर कंपनी की एक नोटिफिकेशन आई, जो किसी बम धमाके की तरह मेरी शांत जिंदगी को पल भर में तहस नहस कर गई। सु ग्रुप आज एक विशेष शेयरधारक बैठक आयोजित करेगा, जिसमें नए सीईओ के चयन पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। स्क्रीन पर सूट बूट पहने जांग यीफेंग की तस्वीर उभर आई। उसे देखते ही मेरी आंखों में दर्द सा उठने लगा। जिस सू ग्रुप को मैंने अनगिनत रातें जागकर अपनी मेहनत और लगन से खड़ा किया था, और जिसे आगे बढ़ाने के लिए मैंने सू यूचिंग का हर कदम पर हाथ पकड़कर मार्गदर्शन किया था, आज उसी कंपनी में सब कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा था। मैं नहीं चाहता था कि वे लोग यूं ही सब कुछ हड़प लें। मुझे तुरंत मीटिंग में पहुंचना था और कंपनी की सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट अपने साथ ले जानी थी। जब मैं भागते हुए सू ग्रुप की इमारत में पहुंचा तो देखा कि विशाल क्रिस्टल झूमरों के नीचे गुलाब की पंखुड़ियां बिछी हुई थीं। वह नज़ारा जितना रोमांटिक था, मेरे लिए उतना ही कटाक्ष और विडंबना से भरा हुआ था। मैंने बैंक्वेट हॉल का दरवाज़ा धक्का देकर खोला। प्रवेश द्वार पर एक विशाल शादी का बैकड्रॉप लगा हुआ था, जिस पर जियांग यीफेंग और सू यूसिंग की शादी की तस्वीर सजी थी। दोनों की उंगलियां एक दूसरे में गूंथी हुई थीं और उनके चेहरों की मुस्कान मेरी आंखों में चुभ रही थी। सू यूसिंग सफ़ेद वेडिंग गाउन पहने खड़ी थी। वह किसी खूबसूरत राजकुमारी की तरह लग रही थी, लेकिन मेरी नज़रों में वह अब वह लड़की नहीं रही थी जिसे देखकर कभी मेरा दिल धड़क उठता था। तो तुम सचमुच यहां हंगामा करने आए हो? सिक्योरिटी, इस पागल को बाहर निकालो। मैंने पहले ही कहा था कि शादी वाले दिन मैं इसका चेहरा नहीं देखना चाहती। सुयूशिंग की आवाज गुस्से और नफरत से भरी हुई थी। जियांग यीफेंग ने हाथ उठाकर
गार्ड्स को पीछे हटने का इशारा किया। फिर वह खुद एक कुर्सी खींचकर लाया और चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाते हुए बोला, जब आ ही गए हैं मिस्टर लू, तो क्यों न यहीं रुककर हमारी शादी की दावत का आनंद लें। बैंक्वेट हॉल में तुरंत चारों तरफ से दबे दबे ठहाके और फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। वे हंसी की आवाजें मेरे दिल पर ऐसे वार कर रही थीं, मानो कोई तेज धार वाला चाकू बार बार घोंप रहा हो। उसी समय बाहर से अचानक ऊंची आवाज में घोषणा हुई, शेन परिवार की ओर से शादी का उपहार पहुंच गया है। यह सुनते ही पूरे हॉल में हलचल मच गई और मेहमानों के बीच खलबली दौड़ पड़ी। अरे, ये तो कमाल हो गया। शेन परिवार को भी बुला लिया गया है। लगता है जियांग साहब की पहुंच वाकई बहुत गहरी है। सुयूचिंग के खूबसूरती से सजे चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। उसने जियांग यीफेंग की तरफ देखकर पूछा, यीफेंग, तुमने तो कभी नहीं बताया कि तुम्हारी शेन परिवार से भी पहचान है। जियांग यीफेंग खुद भी थोड़ा असमंजस में था। उसने झेंपते हुए हल्की सी हंसी के साथ बात टालने की कोशिश की। तभी शेन रुओशी शालीन कदमों से अंदर आई। उसके पूरे व्यक्तित्व से शाही गरिमा और रुतबे की आभा झलक रही थी, मानो कोई महारानी स्वयं वहां आ गई हो। उसके पीछे कई बॉडीगार्ड बड़े बड़े तोहफों के डिब्बे उठाए हुए चल रहे थे। यह नज़ारा इतना भव्य था कि वहां मौजूद हर व्यक्ति की नज़रें उसी पर टिक गईं। शेन रुओशी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मिस सू, उसका साथ छोड़ने और मेरी खुशियों का रास्ता आसान बनाने के लिए आपका धन्यवाद। यह मेरी तरफ से शादी का तोहफा है। शेन रुओशी की साफ और मधुर आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। वह मुड़ी और प्यार से मेरी बांह थाम ली। उसके शरीर की गर्माहट सूट के पार भी महसूस हो रही थी। चलो पतिदेव। यह सुनते ही सुयूचिंग के हाथ से शैंपेन का गिलास छूटकर जमीन पर गिर गया और चकनाचूर हो गया। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। चेहरे पर अविश्वास साफ झलक रहा था। क्या कहा तुमने? वह तुम्हारा पति कैसे हो सकता है? उधर जियांग यीफेंग भी जोर से हंस पड़ा। मिस शेन, कहीं आप किसी गलत इंसान को तो नहीं पहचान रही? यह तो बस सू ग्रुप का एक छोटा सा मैनेजर है। वहीं सू यूचिंग लगातार मुझे घूरे जा रही थी। उसकी निगाहें इतनी तीखी थीं, मानो मुझे जिंदा ही निगल जाना चाहती हों। मैंने उसकी आंखों में जलन और गुस्सा साफ देख लिया। उसकी नज़र महसूस करते हुए मैंने जानबूझकर शेन रुओशी को और करीब खींच लिया। मैंने आगे बढ़कर शेन रुओशी की कमर में बांह डाल ली और उसे अपने ओर करीब खींच लिया। चलो घर चलते हैं। यह दृश्य देखकर सुयूचिंग गुस्से से कांप उठी। उसकी आवाज तेज और तीखी हो गई। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? अभी के अभी उसका हाथ छोड़ो। मैंने भौहें उठाकर उसकी ओर देखा और होठों पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। मिस सू, मैं किसे गले लगाऊं? इससे आपको क्या लेना देना? और फिर यह मेरी कानूनी पत्नी है। आप खुद किसी और की पत्नी बनने जा रही हैं, इसलिए बेहतर होगा कि अपने मामलों पर ध्यान दें। मेरी बात सुनते ही सू यूचिंग की भौहें सिकुड़ गईं। उसकी आंखों में अविश्वास साफ झलक रहा था। कुछ पल पहले तक जो आवाज गुस्से से भरी हुई थी, वह अचानक धीमी पड़ गई। कानूनी पत्नी? उसने अविश्वास से बुदबुदाया। कैसे हो सकता है? अचानक उसने मुड़कर शेन रोशी की ओर देखा। उसके सजे धजे चेहरे पर हैरानी और उलझन साफ झलक रही थी। मिस शेन, कृपया बात साफ साफ बताइए। आखिर आपका उससे क्या रिश्ता है? शेन रोशी ने धीरे से मुझे अपने से अलग किया, फिर एक कदम आगे बढ़कर सीधे सू यूचिंग की आंखों में देखा। मैं उसकी वह प्रेमिका हूं जिसने पूरे 8 साल तक सिर्फ मुझे ही चाहा है। यह कहते हुए उसने अपने हैंडबैग से विवाह प्रमाण पत्र निकाला। लाल रंग का वह कवर बैंक्वेट हॉल की रोशनी में बेहद चमकदार दिखाई दे रहा था। और मैं उसकी वह पत्नी भी हूं जिससे उसने कल ही शादी का रजिस्ट्रेशन कराया है। सू यूचिंग की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उसकी नजरें उस विवाह प्रमाण पत्र पर जम गईं। उसके होंठ हल्के हल्के कांप रहे थे, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा था। इसका श्रेय तो मिस सू को ही जाता है कि उन्होंने समय रहते उसको छोड़ दिया, वरना जिस दूल्हे का मैं 8 साल से इंतजार कर रही थी, वह शायद आपकी इस साजिश में ही खोकर रह जाता। शेन रोशी की आवाज शांत थी, लेकिन उसके हर शब्द में अडिग आत्मविश्वास और ताकत झलक रही थी।
सू यूचिंग ने अचानक मुड़कर मेरी तरफ घूर कर देखा। उसकी आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी थी। उसका सवाल किसी तेज तीर की तरह सीधा मेरी ओर आया। मैंने उसके गुस्से से विकृत हो चुके चेहरे को बेपरवाही से देखा, फिर आराम से अपने शर्ट के कफ ठीक किए। मेरे मन में जरा भी हलचल नहीं थी। मिस सू, अपनी ही शादी में खड़े होकर किसी और की शादीशुदा जिंदगी पर चर्चा करना, क्या ये आपको उचित लगता है? मेरी आवाज़ विशाल बैंक्वेट हॉल में गूंज उठी, जिसमें हल्का सा व्यंग्य साफ महसूस किया जा सकता था। उसकी सांसें अचानक तेज हो गईं, मानो मेरी बात ने उसके दिल के सबसे दर्दनाक जख्म को छू लिया हो। अचानक वह मुड़ी और सामने बैठे सभी मेहमानों की ओर देखते हुए बनावटी बेबसी के साथ बोली, आप लोग इनकी बातों पर यकीन मत कीजिए। ये आदमी कई सालों से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मैंने कभी इससे शादी के लिए हाँ नहीं की। अब ये प्यार में ठुकराए जाने की वजह से मुझसे नफरत करता है और जानबूझकर मेरी शादी में हंगामा करने आया है। उसकी बात सुनते ही पूरे बैंक्वेट हॉल में कानाफूसी शुरू हो गई। मेहमान आपस में फुसफुसाने लगे और मेरी तरफ उत्सुकता और शक भरी नजरों से देखने लगे। तभी अचानक शेन रुओशी हल्के से हंस पड़ी। उसकी वह शालीन और आत्मविश्वास से भरी हंसी शोर शराबे से भरे हॉल में भी साफ सुनाई दे रही थी। उसने अपने हैंडबैग से सुनहरे अक्षरों वाला एक विजिटिंग कार्ड निकाला और उंगलियों के हल्के से झटके के साथ उसे हवा में उछाल दिया। कार्ड हवा में घूमता हुआ सबकी नजरों का केंद्र बन गया। वह कार्ड हवा में ऐसे लहराता हुआ नीचे आया, मानो कोई तितली नृत्य करते करते आखिरकार सुयूचिंग के पैरों के पास आकर ठहर गई हो। मिस सू, जरा इसे उठाइए। कार्ड पर साफ लिखा था, लू ग्रुप के कार्यकारी निदेशक। जिसे आप एक मामूली सुपरवाइजर कह रही हैं, वह दरअसल लू ग्रुप के मालिक द्वारा स्वयं नियुक्त उत्तराधिकारी है। शेन रुओशी की आवाज स्पष्ट और प्रभावशाली थी, जिसमें किसी भी तरह के संदेह की कोई गुंजाइश नहीं थी। ये सुनते ही सुयूचिंग का चेहरा एकदम बदल गया। वह जमीन पर पड़े उस विजिटिंग कार्ड को घूरती रह गई, लेकिन उसे उठाने की हिम्मत तक नहीं कर पाई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे वहीं जड़ कर दिया हो। यह देखकर जियांग यीफेंग जल्दी से झुककर कार्ड उठा लिया। कार्ड पर लिखी जानकारी पढ़ते ही उसकी आंखें फैल गईं और चेहरे पर अविश्वास साफ दिखाई देने लगा। लू ग्रुप, ये कैसे हो सकता है? उसकी आवाज कांप उठी। फिर उसने मेरी ओर देखा और अविश्वास से बोला, तुम, यह नामुमकिन है। उसकी नजरें बार बार मेरे और उस विजिटिंग कार्ड के बीच घूम रही थीं, मानो वह मेरे चेहरे से सच्चाई तलाशना चाहती हो। मैंने अपनी टाई को हल्का सा ठीक किया और बेपरवाही से कहा, मैं तो बस एक मिस सू के साथ साधारण जिंदगी जीने के लिए आया था। आखिर वह हमेशा कहती थी कि उसे रुतबे और खानदानी दौलत वाले अमीर लड़के पसंद नहीं हैं। सु यूचिंग लड़खड़ाकर आधा कदम पीछे हट गई। उसकी शादी की ड्रेस के पीछे का हिस्सा बैकड्रॉप पर लगी गुलाबों की सजावट से छू गया। उन चमकदार गुलाबों का हल्का सा रंग उसके सफेद गाउन पर लग गया। झूठ! तुम झूठ बोल रहे हो! वह अचानक तीखी आवाज में चिल्लाई। तुम लोग ग्रुप के वारिस कैसे हो सकते हो? मेरे जवाब देने से पहले ही शेनरुओशी ने बात संभाल ली। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें अटूट आत्मविश्वास झलक रहा था। वरना तुम्हें क्या लगता है, सुग्रुप को दिवालिया होने की कगार से निकालकर उसकी मार्केट वैल्यू दोगुनी किसने की थी? उसमें निवेश किसने किया था? पूरे बैंक्वेट हॉल में एक पल में सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें सुयू सिंह पर टिक गईं। उसके चेहरे का मेकअप ठंडे पसीने से बिखर चुका था और उसकी आंखों में हैरानी, डर और निराशा साफ दिखाई दे रही थी। अचानक उसने मेज पर रखा शैंपेन का गिलास उठाया और मेरी तरफ दे मारा। मैंने उसे रोते हुए, टूटी हुई आवाज में चिल्लाते सुना, तुम्हें यह सब मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैंने टूटे हुए कांच के टुकड़ों से बचते हुए एक कदम पीछे हटाया और शांत स्वर में कहा, क्योंकि किसी ने खुद कहा था कि उसे सबसे ज्यादा नफरत एहसान और हैसियत के सहारे मिलने वाली चीजों से है। फिर मैंने उसकी ओर देखते हुए कहा, अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा। बात यह नहीं थी कि मैं सुपरिवार के लायक नहीं था, बल्कि सच यह है कि तुम लू परिवार की बराबरी तक नहीं कर सकती थी। शेनरो शी ने मेरा हाथ थाम लिया।
उसने अपनी उंगली से मेरी कमर के पास हल्के से चुटकी काटी और धीमे स्वर में बोली, ऐसे लोगों पर अपना समय बर्बाद करने का क्या फायदा। रुको! सुयू सिंह अचानक मेरी तरफ दौड़ी और मेरे कोट की बाह पकड़ ली। उसके नाखून लगभग मेरी त्वचा में धंस गए। कांपती हुई आवाज में उसने कहा, अगर तुम इतने अमीर थे तो पहले क्यों नहीं बताया। हम हम दोनों तो। उसकी आवाज में विनती साफ झलक रही थी। हम दोनों क्या? मैंने भौहें उठाकर उसकी ओर देखा। क्या तुम चाहती थीं कि मैं भी जियांग यीफेंग के निवेश की तरह अपने परिवार की ताकत और पैसे से सुग्रुप को बचाऊं? और फिर जब तुम्हारा पहला प्यार विदेश से लौट आए तो तुम मुझे भी एक लात मारकर अपनी जिंदगी से बाहर कर दो। यह सुनते ही उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसकी उंगलियां धीरे धीरे मेरी बांह से छूट गईं। शेन रोशी ने आगे बढ़कर उसका हाथ हल्के से हटा दिया, फिर अपने पर्स से एक छोटा सा रूमाल निकाला और मेरी बांह को बड़े ध्यान से साफ करने लगी। साफ करते हुए उसने नाक सिकोड़ कर कहा, जिस जगह को गंदी चीज छू जाए उसे तो घर जाकर फेंक ही देना चाहिए। फिर उसने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया, मेरी बांह थामी और मुस्कुराकर धीरे से बोली, चलो अब चलते हैं। बेकार के लोगों को हमारे अच्छे मूड का सत्यानाश करने का मौका क्यों दें। मैंने आखिरी बार वहीं स्तब्ध खड़ी सुयुचिंग की ओर देखा, फिर मुड़कर शेन रोशी के साथ बाहर निकल गया। पीछे से उसकी कांपती हुई आवाज सुनाई दी, जिसमें न जाने कितना असंतोष और घबराहट छिपी थी। लू चेन, ये कैसे संभव है? मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जैसे ही मैंने बैंक्वेट हॉल का दरवाजा खोला, बाहर सुनहरी धूप हमारा स्वागत कर रही थी। हवा के हल्के झोंके से शेन रुओशी के बाल उड़कर मेरे हाथ की पीठ को छू गए। वह कोमल स्पर्श मानो मुझे याद दिला रहा था कि इस बार सचमुच अतीत को हमेशा के लिए अलविदा कहने का समय आ गया है। दरअसल शेन रुओशी शुरू से ही वह जीवन साथी थी जिसे हमारे परिवारों ने मेरे लिए चुना था। दोनों परिवार इस रिश्ते से बेहद संतुष्ट थे। शादी के बाद का जीवन मेरी कल्पना से कहीं अधिक सुखद निकला। जब मैं देर रात तक डिजाइन और नक्शे बनाने में व्यस्त रहता तो शेन रुओशी चुपचाप मेरे लिए एक कप गर्म कॉफी लेकर आ जाती। कभी मेरे कंधों की मालिश करती तो कभी मेरे साथ बैठकर देर रात तक जागती रहती। उसकी मौजूदगी मेरे व्यस्त जीवन में सबसे बड़ी राहत बन गई थी। उस दौरान वह चुपचाप मेरे लिए टेबल लैंप की रोशनी धीमी कर देती, ठंडी हो चुकी कॉफी की जगह गर्म दूध रख जाती, और मैं भी उसका पूरा ख्याल रखता। हर महीने उसके पीरियड्स की तारीख याद रखता और पहले से ही उसकी ऑफिस चेयर पर जरूरी सामान रख देता। हम दोनों मानो साथ साथ बढ़ते हुए दो पेड़ थे जिनकी जड़ें मिट्टी के भीतर आपस में गूंथी हुई थीं और शाखाएं धूप में खुलकर फैल रही थीं। यहाँ तक कि हमेशा सख्त रहने वाले मेरे पिता भी पारिवारिक समारोहों में रुओशी की समझदारी और संस्कारों की तारीफ किया करते थे। ऐसी शांत और खुशहाल जिंदगी 6 महीने तक चलती रही। फिर एक दिन मूसलाधार बारिश वाली एक शाम मैं छाता लिए अपने विला की ओर मुड़ा। तभी मैंने देखा कि मुख्य दरवाजे के सामने सुयू चिंग पूरी तरह भीगी हुई खड़ी है। उसके बाल चेहरे से चिपके हुए थे और वह अपनी बाहों में एक पुराना रंग उड़ा हुआ कागजी डिब्बा कसकर पकड़े हुए थी। मुझे देखते ही उसने भर्राई हुई आवाज में पुकारा, लू चेन। उसकी आवाज बेहद कमजोर और थकी हुई थी। बारिश की बूंदें उसकी पलकों पर मोतियों की तरह ठहरी हुई थीं। पता नहीं वह बारिश का पानी था या आंसू। मैंने भौहें सिकोड़ते हुए उसका बढ़ाया हुआ हाथ झटक दिया और चाबी से दरवाजा खोल दिया। मौका पाते ही वह अंदर घुस आई। उसकी भीगी हुई ड्रेस का किनारा संगमरमर के फर्श पर घिसटता हुआ चला गया और सफेद कालीन पर गहरे रंग के पानी के निशान छोड़ गया। मैं कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसकी नज़र लिविंग रूम की दीवार पर टंगी हमारी शादी की तस्वीर पर पड़ गई और वह वहीं ठिठक गई। तस्वीर में शेन रोशी मेरे हाथों से डिज़ाइन की गई वेडिंग ड्रेस पहने हुए थी। उसकी अनामिका में वह नाशपाती आकार की हीरे की अंगूठी चमक रही थी जिसे चुनने में हमने पूरी रात लगा दी थी। उसके चेहरे पर बेइंतहा खुशी भरी मुस्कान थी। तुम सच में शादी कर चुके हो? वह लड़खड़ाते हुए एक कदम पीछे हटी। उसके हाथ से कागज का थैला नीचे गिर पड़ा। उसमें वही शादी की अंगूठी थी
जो मैंने वर्षों पहले उसे दी थी। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझसे गलती हो गई। मैं सच में अपनी गलती समझ चुकी हूँ। अचानक वह जमीन पर बैठ गई, दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और फूट फूट कर रोने लगी। भीगे हुए कपड़ों में उसकी आवाज में टूट चुकी उम्मीद और बेबसी साफ झलक रही थी। बच्चा अब नहीं रहा। मेरी जियांग यीफेंग से कभी शादी ही नहीं हुई। वह सू ग्रुप का पैसा लेकर गायब हो गया। अब कंपनी भी दिवालिया हो चुकी है और मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मैंने ठंडी निगाहों से उसकी ओर देखा। तो तुम मेरे पास इसीलिए आई हो, चाहती हो कि मैं फिर से वही बेवकूफ बन जाऊं जो तुम्हारे तथाकथित सच्चे प्यार द्वारा छोड़े जाने के बाद मजबूरी में तुम्हारा सहारा बन गया था। उसने सिर उठाया। बारिश में बह चुके मेकअप की वजह से उसकी आंखों के नीचे काले धब्बे फैल गए थे, जो गंदी आंसू भरी लकीरों जैसे लग रहे थे। वह बेहद बदहाल और दयनीय दिखाई दे रही थी। मैं ऐसी नहीं हूं, उसने धीमी आवाज में कहा। मैं बस ये सोचती रही कि तुम हमेशा मुझे समझोगे। तभी अचानक धड़ाम, बेडरूम का दरवाजा जोर से खुल गया। शेन रुओशी एक खूबसूरत घर के परिधान में दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी मुद्रा हमेशा की तरह शालीन और आत्मविश्वास से भरी हुई थी। उसने हल्का सा सिर टेढ़ा किया और मुस्कुराते हुए सामने का दृश्य देखा। शेन रुओशी की नज़र सुयूचिंग पर जा टिकी। वह अपने घर के परिधान की कमरबंद को उंगलियों से हल्के हल्के घुमा रही थी। उसकी आंखों में एक ऐसी भावना की झलक उभरी जिसे आसानी से पढ़ पाना मुश्किल था। सुयूचिंग मानो बारूद की तरह फट पड़ी। वह अचानक उछलकर खड़ी हो गई और कांपती उंगली से शेन रोशी की ओर इशारा करते हुए हिस्टीरिया भरी आवाज में चिल्लाई, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने उसे मुझसे छीन लिया। हमारी शादी होने वाली थी। तुमने ही हमारे रिश्ते को बर्बाद कर दिया। शेन रोशी ने हल्के से भौं उठाई और मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में मनोरंजन और बेफिक्री की एक हल्की सी झलक दिखाई दी। मैं आगे बढ़ा और उसे अपने पीछे सुरक्षित कर लिया। फिर ठंडी निगाहों से सुयूचिंग को घूरते हुए खड़ा हो गया। सुयूचिंग गुस्से से कांप रही थी। अचानक उसने मेज पर रखा फूलदान उठा लिया और पूरी ताकत से हमारी ओर फेंक दिया। मैं फुर्ती से एक तरफ हट गया। चीनी मिट्टी के फूलदान के टुकड़े मेरे पैरों के पास बिखर गए और तेज खनखनाहट की आवाज गूंज उठी। बस, बहुत हो गया। मेरी आवाज इतनी ठंडी थी मानो उसमें बर्फ जम गई हो। सुयूचिंग, तुम्हें यहां तमाशा करने का कोई हक नहीं है। जब तुमने मुझे अपना बैकअप विकल्प समझकर इस्तेमाल किया था, तब क्या कभी सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा? मैंने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा। अब जब देख रही हो कि मेरी जिंदगी अच्छी चल रही है, तो फिर से फायदा उठाने चली आई हो? माफ करना, मैं यहां किसी मुफ्तखोर को नहीं पालता। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं बोल पाई। मैं झुककर वह कागज का थैला उठाया जो वह अपने साथ लाई थी और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे दरवाजे के पास रखे कूड़ेदान में फेंक दिया। फिर मैंने सख्त लहजे में कहा, अगर आगे से मेरी पत्नी को परेशान करने की कोशिश की तो मुझे तुम्हें लू परिवार के तरीके दिखाने में कोई संकोच नहीं होगा। मैं कुछ पल रुका, फिर जोड़ा, और जहां तक जियांग यीफेंग द्वारा लेकर भागे गए पैसों का सवाल है, मेरी सलाह है कि तुम सीधे पुलिस में शिकायत दर्ज कराओ। आखिरकार मेरा उससे कोई खास रिश्ता नहीं था। यह कहकर मैंने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। शेन रोशी मुड़ी और अपना चेहरा मेरे सीने में छिपा लिया। उसकी आवाज हल्की सी नाराजगी से भरी थी। आगे से किसी दूसरी औरत को हमारे घर में आने मत देना। मैंने झुककर उसके बालों को चूमा। उसके शैम्पू की हल्की संतरे के फूलों जैसी खुशबू मेरी सांसों में घुल गई और दिल की सारी बेचैनी धीरे धीरे शांत होने लगी। ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी क्योंकि मुझे पता था कि तुम इसके काबिल हो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जिंदगी भर यह समझ ही नहीं आता कि किसी की कद्र कैसे की जाती है। उसने सिर उठाया। उसकी पलकों पर अभी भी बारिश या आंसुओं की नमी की हल्की चमक थी, लेकिन चेहरे पर एक शरारती मुस्कान खिली हुई थी, मानो कोई दिल चुराने वाली बिल्ली हो। तो फिर मिस्टर लू, मेरी भरपाई कैसे करने वाले हैं? मैं मुस्कुराया, झुककर उसे अपनी बाहों में उठा लिया और बेडरूम की ओर बढ़ गया। फर्श से छत तक फैली खिड़की के बाहर नजर गई
तो पता चला कि न जाने कब बारिश थम चुकी थी। आसमान के क्षितिज पर आधा इंद्रधनुष टंगा हुआ था, मानो रंगों से सजी कोई खूबसूरत रिबन हो। मैंने अपनी बाहों में सिमटी उसे देखते हुए धीरे से पूछा, अगर मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताऊं तो क्या वह काफी होगा? मेरी बाहों में मौजूद वह लड़की खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने अपनी उंगलियों से मेरी कॉलर थाम ली और शरारती अंदाज में बोली, बस पास होने लायक। हाँ, लेकिन अगर मिस्टर लू का प्रदर्शन अच्छा रहा तो मैं तुम्हें पूरे नंबर देने के बारे में सोच सकती हूँ। बेडरूम का दरवाज़ा धीरे धीरे बंद हो गया और उसके साथ ही बाहर की दुनिया हमसे पूरी तरह कट गई। इस बार मुझे लगा कि आखिरकार मैंने अपनी असली खुशियां पा ली हैं। लेकिन मैंने सोचा था कि अब जिंदगी शांत हो जाएगी, पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जिस दिन शेन रुओशी का एक्सीडेंट हुआ, उस समय मैं स्विट्जरलैंड में एक बड़े अधिग्रहण, मर्जर और एक्विजिशन सौदे पर बातचीत कर रहा था। तभी मेरे सहायक ने दुर्घटना स्थल की कुछ तस्वीरें भेजी। तस्वीर देखते ही मेरा दिल जैसे थम गया। उन तस्वीरों में शेन रुओशी की लाल रंग की फेरारी सड़क किनारे खड़े एक विशाल चिनार वुटोंग के पेड़ से बुरी तरह टकराई हुई थी। कार के अगले हिस्से की धंसी हुई धातु में टूटी हुई ब्रेक लाइन का एक टुकड़ा उलझा हुआ था, मानो वह उस अचानक आई भयावह दुर्घटना की पूरी कहानी सुना रहा हो। जब निगरानी कैमरे की फुटेज मेरी मेज पर रखी गई तो स्क्रीन पर दिखाई देने वाला दृश्य देखकर मेरी आंखें ठिठक गईं। वीडियो में सुयूशिंग हुड वाली जैकेट पहने भूमिगत पार्किंग में झुकी हुई थी। उसकी उंगलियां बार बार उस ब्रेक ओनेल पाइप से छेड़छाड़ कर रही थीं। उसकी हर हरकत कैमरे में साफ रिकॉर्ड हुई थी। प्रेसिडेंट लू, आप यह देखिए। सचिव जो कुछ कहना चाहते थे, लेकिन शब्द उनके होंठों तक आकर रुक गए। मैं स्क्रीन पर दिख रहे उस धुंधले चेहरे को घूरता रहा। अचानक मुझे वह रात याद आ गई जब मूसलाधार बारिश में भीगते हुए वह फूलों का गुलदस्ता सीने से लगाए रो रो कर मुझसे माफी मांग रही थी। मेरी मुट्ठियां इतनी कस गईं कि उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए। अगले ही पल मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने निजी वकील का नंबर मिलाया। सारे संसाधन तुरंत सक्रिय कर दो। मेरी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। मैं चाहता हूं कि 24 घंटे के भीतर वह इस शहर से पूरी तरह गायब हो जाए। रात के 3 बजे मुझे सुयूचिंग शहर के दक्षिणी इलाके के एक पुराने गोदाम में मिली। उसके बाल बिखरे हुए थे। मुझे देखते ही वह अचानक हंसने लगी। उसकी हंसी में एक अजीब सी पागलपन भरी कंपी थी। तुम आखिर आ ही गए। मुझे पता था तुम मुझे सच में यूं नहीं छोड़ सकते। तुमने यह सब क्यों किया? मेरी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी, जिसमें जरा भी नरमी नहीं थी। अचानक वह मेरी ओर झपटी और मेरे घुटनों को पकड़कर बैठ गई। उसके बाल मेरे जूतों से छूकर गुजर रहे थे। क्या वह तुम्हारे साथ इतनी बेरहम हो सकती है? क्या तुम्हें वे दिन याद नहीं हैं जब हम रात रात भर जाग कर प्रोजेक्ट की योजनाएं बनाया करते थे? क्या तुम्हें वह दिन याद नहीं जब मैंने पहली बार तुम्हारे द्वारा संशोधित की गई शादी की ड्रेस पहनी थी? क्या तुम्हें याद है तुमने कहा था कि मैं किसी राजकुमारी जैसी लगती हूं? उसके नाखून मेरी पैंट के कपड़े के आर पार मेरी त्वचा में ढस गए, लेकिन मुझे जरा भी दर्द महसूस नहीं हुआ। मेरे दिल में केवल असीम घृणा बची थी। मैंने पैर उठाकर उसे झटक दिया। वह पीछे जाकर जंग लगे लोहे के रैक से टकराई और दर्द से कराह उठी। क्या तुम्हें लगता है कि अगर शेन रुओशी न होती तो हम फिर से पहले जैसे हो सकते थे? हम तो शुरू से ही एक दूसरे के लिए बने थे। वही बीच में आ गई थी। उसने शेन परिवार की ताकत का इस्तेमाल करके तुम्हें उससे शादी करने पर मजबूर किया। तुम उससे प्यार नहीं करते। तुम जिससे प्यार करते हो वह मैं हूं। मुझे उससे बहस करने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। मैंने सीधे पुलिस को फोन किया और सुरक्षा कर्मियों से उसे हिरासत में ले जाने को कहा। 3 दिन बाद सुग्रुप के पूरी तरह दिवालिया होने की खबर वित्तीय समाचारों की मुख्य सुर्खियों में छा गई। मैं कॉन्फ्रेंस रूम की बड़ी स्क्रीन पर चल रही फुटेज को देख रहा था। उसमें सुयू सिंह अपने कर्जदाताओं से घिरी हुई थी। चारों ओर से लोग उससे पैसों की मांग कर रहे थे और उसका चेहरा बेबसी और निराशा से भरा हुआ था। मेरे दिल में जरा भी हलचल नहीं हुई। लू सर, अदालत का समन भेज दिया गया है।
मैं सुनवाई के दिन अदालत पहुंचा और खुद निगरानी कैमरे की रिकॉर्डिंग वाला यूएसबी ड्राइव जज को सौंप दिया। सुयू सिंह आरोपी के कटघरे में बैठी थी। वह पूरी तरह भावनाओं पर काबू खो चुकी थी और मेरी ओर देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसके बाल बिखरे हुए थे और वह उस लड़की से बिल्कुल अलग लग रही थी जिसे मैं कभी योजनाओं पर देर रात तक मेहनत करते हुए देखा करता था। लू चेन, तुम मेरा इंतजार करना। जब मैं बाहर आ जाऊंगी तो हम शादी कर लेंगे। मैं वादा करती हूँ आगे से कभी जियांग यीफेंग का नाम भी नहीं लूंगी। अदालत में खड़ा मैं उसकी लगभग गिड़गिड़ाती हुई बातें सुन रहा था, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ एक ठंडी हंसी थी। तुम मेरा इंतजार करोगे, है ना? तुमने पहले कहा था कि तुम पूरी जिंदगी मेरा इंतजार करोगे। उसकी आवाज सुनसान अदालत में गूंज रही थी, जिसमें निराशा और हार न मानने की जिद साफ झलक रही थी। मैं कुछ कहने ही वाला था कि तभी अदालत का मुख्य दरवाजा धीरे धीरे खुला। शेन रोशी अपनी ऑफ वाइट ट्रेंच कोट पहने हुए अंदर आई। वह मानो एक चमकती हुई रोशनी की तरह मेरी नजरों के सामने आ खड़ी हुई। उसका हर कदम शालीनता और आत्मविश्वास से भरा था, जैसे पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में हो। सुयूचिंग किसी हद तक जाकर कोई गलत हरकत न कर बैठे, इसीलिए मैंने जानबूझकर शेन रोशी को शहर से दूर एक निजी एस्टेट में सुरक्षित रखा था। यहाँ तक कि उसकी सुरक्षा के लिए तैनात बॉडीगार्ड्स की टीम भी 3 बार बदली गई थी। अब शेन रोशी सीधे मेरे पास आकर खड़ी हुई और उसने खुद मेरा हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में अटूट विश्वास और कोमल प्रेम झलक रहा था, मानो वह पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर रही हो कि वह हमेशा मेरी जीवन संगिनी रहेगी और अपना पूरा जीवन मेरे साथ बिताएगी। मेरे पास किसी के जेल से बाहर आने का इंतजार करने का समय नहीं है। यह सुनते ही सु यूचिंग की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसकी नजरें हमारी आपस में थामी हुई हथेलियों पर जम गईं। उसका चेहरा पल भर में पीला पड़ गया। अचानक वह सुरक्षा बैरियर की ओर झपटी और उसे कसकर पकड़ लिया। उसके नाखून लगभग लोहे की जाली की दरारों में धंस गए। लू चेन, तुम मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे। तुमने कहा था कि तुम सू ग्रुप को फिर से खड़ा करने में मेरी मदद करोगे। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। उसकी आवाज रोने से भर गई थी और अदालत में गूंज रही थी। उसे सुनकर किसी के भी मन में सहानुभूति जाग सकती थी। मैं उसकी ओर मुड़ा और बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा, हाँ, मैंने कहा था कि मैं सू ग्रुप को आगे बढ़ाने में तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन तुमने जियांग यीफेंग को चुना। तुमने मेरे प्यार का इस्तेमाल करना चुना और उससे भी बढ़कर तुमने मेरी पत्नी को नुकसान पहुंचाने का रास्ता चुना। मैं कुछ क्षण रुका, फिर न्यायाधीश की ओर देखते हुए बोला, माननीय न्यायाधीश महोदय, मैंने अदालत से उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की। यह सुनते ही सुयू सिंह के शरीर से मानो सारी ताकत निकल गई। वह धीरे धीरे जमीन पर बैठ गई। उसके चेहरे पर निराशा और पछतावे के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। तुम सच में बहुत बेरहम हो। पहले तो तुम मुझे कभी एक कठोर शब्द भी नहीं कहते थे। मैंने उसकी तरफ दोबारा नहीं देखा। मैंने सिर झुकाकर शेन रुओशी की उंगली पर बंधी पट्टी को हल्के से चूम लिया, क्योंकि अब तुम इसके लायक नहीं हो। जिस इंसान को मैं बिना किसी शर्त के अपना प्यार और अपना पक्ष दे सकता हूँ, वह सिर्फ रुओशी है। 3 महीने बाद चेरी ब्लॉसम के खिलने का मौसम था। मैं शेन परिवार की पुरानी हवेली के आंगन में खड़े चेरी ब्लॉसम के पेड़ के नीचे खड़ा था। हल्की हवा चल रही थी और गुलाबी फूलों की पंखुड़ियां बर्फ की तरह हवा में उड़ रही थीं। मैंने सामने देखा, नए डिजाइन की हल्की गुलाबी ड्रेस पहने शेन रुओशी मेरी ओर चली आ रही थी। वह किसी खूबसूरत तितली की तरह लग रही थी, जो फूलों के बीच धीरे धीरे उड़ती हुई मेरी तरफ आ रही हो। उसके बाल हवा में लहरा उठे और धूप में सुनहरी चमक बिखेरने लगे। उसने हाथ बढ़ाकर मेरे कंधे पर गिरी फूलों की पंखुड़ी हटा दी। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी। मिस्टर लू, क्या देख रहे हैं आप? मैंने उसकी कमर थाम ली और गहरी मोहब्बत भरी नजरों से उसे देखा। शेन रुओशी ने अचानक सिर उठाकर मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में चमक थी। याद है आपने अदालत में क्या कहा था? कौन सी बात? मैंने झुककर प्यार से उसकी नाक को चूम लिया। आपने कहा था कि मैं आपकी पूरी
और बिना किसी शर्त वाली मोहब्बत की हकदार हूँ। उसके गाल हल्के हल्के लाल हो गए। असल में मैं भी आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या आप भी मेरे 8 साल लंबे इंतजार के पूरी तरह हकदार हैं? मुझे अचानक गोदाम में सुयुचिंग की वह दर्द भरी चीख याद आ गई। फिर अदालत में उसका बिखर जाना भी आंखों के सामने घूम गया। लेकिन अब यह सब अतीत की बातें थीं। मेरे सामने खड़ी यह लड़की ही मेरा वर्तमान और भविष्य थी। वह हल्के से उचककर मेरे होंठों के किनारे पर एक चुंबन रख गई। मेरे बिखरे हुए विचार फिर से हकीकत में लौट आए। क्या हम हर साल चेरी ब्लॉसम के मौसम में यहाँ आया करेंगे? उसने मेरे सीने से लगते हुए धीमे और मीठे स्वर में पूछा। हाँ, जरूर। मैंने उसे अपनी बाहों में और कसकर भर लिया। मेरा दिल खुशी और संतोष से भर उठा था। इस बार न कोई विश्वासघात था, न कोई छल कपट। सिर्फ दो दिल थे जो चेरी के फूलों से सजे उस पेड़ के नीचे एक दूसरे को कसकर थामे हुए थे। तभी मुझे एहसास हुआ कि सच्ची खुशी कभी किसी एक इंसान के त्याग या बचाव में नहीं होती। असली खुशी तो तब मिलती है जब आप अंधेरों से गुजरकर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कोई आपके लिए पहले से ही मंजिल पर एक दीपक जलाकर आपका इंतज़ार कर रहा है।